जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में ईआर कहा जाता है, वो क्या होता है। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर में चर्चा करने वाले हैं, गोल्जी उपकरण क्या होता है। आखिर कोशिका जो है, जिस प्रकार हम लोग अपने अस्थि पर खड़े हैं, कोशिका किस पर खड़े हैं, इससे गोल्जी का से संबंधित ये बातें। तो गोल्जी का टॉपिक हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या होता है और किस प्रकार ये जो है कि अपने अंदर ही प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है, इसको जानेंगे। इसे क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आखिर क्यों इसे ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। और इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। सबसे पहले बात आती है कि अंतःप्रद्रवी जालिका। मैंने इससे पहले भी पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। अब सुन लीजिए कि अंतःप्रद्रवी जालिका, सबसे पहली बात, इसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये कोशिकांग का जो है एक महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे शॉर्टकट में ईआर भी कहा जाता है। ई का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक और आर का जो मतलब हुआ यहाँ पर रेटिकुलम हुआ, ठीक है। तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बात रहा कि ये जो होता है, ये दो प्रकार का पाया जाता है हमारे कोशिका के अंदर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं चित्र बनाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों फिगर बन चुका है। ऐसा ही संरचना जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसी को हम लोग ईआर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका। इनके बारे में भी सारा कुछ हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात जो है, ये दो प्रकार का होता है। आपको देख सकते हैं कि दोनों टाइप का फिगर मैंने बना के यहाँ पर दे चुका हूँ। और इसको जो कहते हैं, ये कहते हैं इसको हम लोग एस्मूथ, SER, एस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका नाम एस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो सतह होता है वो एस्मूथ है। जैसा कि देख सकते हैं इसका सतह जैसे एस्मूथ है ना, उसी तरह कोशिका के अंदर जो ये भाग होता है, ये बहुत ही एस्मूथ होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आप इसके सतह पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर दानेदार आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति, दानेदार आकृति इसके सतह पर बैठा हुआ होता है। इसलिए दानेदार जो होता है ना, खुरदरा टाइप का जो होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, RER। RER का अर्थ होता है रफ, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका जो है हमारे कोशिका के अंदर जो दो प्रकार का होता है, एक होता है SER और एक होता है RER, रेरर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो दानेदार जो भाग देख रहे हैं, इस दानेदार भाग का नाम क्या है, इसका नाम है राइबोसोम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, राइबोसोम। ये जो आप दानेदार भाग देख रहे हैं, ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले इसका काम क्या है, सबसे पहले हम लोग काम समझते हैं। तो केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है। अर्थात ये जो होता है कोशिका के जो अंदर होता है, ये इसका एक सतह जो होता है, एक छोर जो होता है, वो केंद्रक में सटा हुआ होता है, और एक सतह जो होता है वो कोशिका झिल्ली में सटा हुआ होता है। और इसलिए ये जो है कहा जाता है क्या, ये केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है, केंद्रक झिल्ली को सहायता प्रदान करता है। कौन, अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरा कार्य क्या है, कोशिका को आंतरिक सहारा देता है। इसका अपने शरीर में अपने अस्थि के बदौलत, अपने हड्डी के वजह से हम लोग क्या है, खड़े हैं। तो उसी प्रकार कोशिका को भी एक सहारा कौन देता है, जिस प्रकार हम लोग को हड्डी देता है, हमारा अस्थि हम लोगों को आंतरिक सहायता प्रदान करती है, जिसके कारण हम लोग खड़े हो पाते हैं। आज हम लोग जो खड़े हैं अभी, वो हड्डी के बदौलत खड़े हैं। उसी प्रकार कोशिका के लिए एक अस्थि का कार्य करता है। ये एंडोप्लाज्मिक, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये क्या करता है, आंतरिक सहायता, कोशिका को अंदर से सहायता देता है और प्रोटीन का संचार करता है। ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है और इसका संचार मतलब परिवहन
अपने कोशिकाओं में फैलाने का काम प्रोटीन का किसका काम है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका का ही ये भी काम है। अब आते हैं ये राइबोसोम के बारे में जानते हैं। ये राइबोसोम इतना सूक्ष्म होता है जो कि ऐसे तो दिखता ही नहीं है। खोजकर्ता जो है वो है एमनॉल एवं ईरस का। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह किसी भी वस्तु को जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों ना हो उसको 1,80,000 गुना बड़ा करके जूम करके दिखाता है। और उसमें जो है ये राइबोसोम को क्लियरली देखा गया। और ये राइबोसोम जो है ईआर के सतह पर अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देख सकते हैं सतह पर पाया जाता है। और ये सतह पर पाए जाने के अलावा इसका और भी कई सारा झुंड जो होता है वो कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती है। और उस झुंड को कहा जाता है पोली राइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम का जो झुंड होता है किसी एक जगह कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है उसको कहा जाता है, उस झुंड को क्या कहा जाता है? पोली राइबोसोम। और इसका काम क्या है? खुद के अंदर ही ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि गोल्जी काय क्या होता है जो कि कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गोल्जी काय के बारे में। अब आता है कि गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय क्या है? यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। चलिए आप इसके बारे में लोग जानते हैं। तो इनके खोजकर्ता जो है कैमिलो गोल्जी। अगर प्रश्न आएगा कि कैमिलो गोल्जी या फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा गोल्जी उपकरण का खोजकर्ता कौन है या फिर किसने खोजा, उसका नाम क्या आएगा? कैमिलो गोल्जी ने। और कब किया था? 1898 ईस्वी में। जब कैमिलो गोल्जी ने कोशिका के अंदर झांका 1898 ईस्वी में तो इन्होंने पाया कि कोशिका के अंदर जो है एक छड़, एक मुड़ा हुआ छड़ के तरह इनको आकृति दिखाई दिया, जो आकृति कुछ इस प्रकार से था। इस प्रकार का कुछ उन्हें आकृति दिखाई दे रहा था इस कोशिका के अंदर। और अलग प्रकार का भी आकृति हो सकता है। तो इन्होंने जब देखा इस प्रकार का आकृति तो इन्होंने इनका नाम रखा क्या? कि गोल्जी उपकरण। इन्होंने अपने नाम पर ही क्या नाम रखा इसका? गोल्जी उपकरण। क्योंकि इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने ही इनका खोज किया था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय। अब बात आता है क्या कि इसका काम क्या है, कार्य क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब ये प्रकैरियोटिक कोशिका क्या होता है तो आपको बताऊं कि कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है प्रकैरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका हमारे शरीर में जो कोशिका पाया जाता है वो यूकेरियोटिक कोशिका है। और ये प्रकैरियोटिक कोशिका जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कोशिका होते हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। जैसे हो गया आपका प्रोटोजोआ समूह का जितना भी कोशिकाएं होता है उसमें क्या होता है? ये प्रकैरियोटिक कोशिकाएं मौजूद होता है। तो अब बात आता है प्रकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसा कोशिका जिसके अंतर्गत एक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक उसमें होता है या फिर नहीं भी हो सकता है प्रकैरियोटिक कोशिका में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकैरियोटिक कोशिका। जिस कोशिका के अंतर्गत एक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है उसी को हम लोग प्रकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसका जस्ट विपरीत परिभाषा है यूकेरियोटिक कोशिका का। ठीक है, तो अब प्रकैरियोटिक कोशिका ये गोल्जी उपकरण का काम क्या है? तो लाइसोसोम का निर्माण करना। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी उपकरण का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। लाइसोसोम इन्हीं के द्वारा निर्मित होता है। इनका योगदान बहुत बड़ा होता है लाइसोसोम के बनने में। और पादप कोशिका के विभाजन के समय ये प्लेट बनाने का काम करता है। कोई एक अस्तर होता है जिसके द्वारा एक कोशिका के दूसरे कोशिका का नया निर्माण जो होता है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा ही पादप कोशिका में इनका जो है कि कोशिका विभाजन में जो प्लेट बनता है उनको बनाने का कार्य ये गोल्जी उपकरण का ही है। और दूसरा कोशिकाओं में उपस्थित ऊर्जा का संचार करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिकाओं में उपस्थित ऊर्जा का संचार करना। आपको पता होना चाहिए कि जितना भी शरीर हम लोगों को जो काम करने के लिए कोई भी काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मैं इसका भी बात आगे करूंगा। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है हमारे शरीर में पूरा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। और
शरीर के प्रत्येक कोशिकांग में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे पार्ट पुर्जे हैं जो हमेशा कार्य करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हमारा हाथ जो है वो गतिशील है, कार्य कर रहा है, इसमें एनर्जी जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जो क्या हुआ है, अभी रुका हुआ है, वहां पर एनर्जी क्षय नहीं हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा कि एनर्जी हाथ का खत्म हो जाएगा, बट जो अंग स्थिर है उस अंग का एनर्जी क्या होगा, अस्थायी रहेगा, बना हुआ रहेगा। तो इस स्थिति में गोल्जी उपकरण क्या करता है, जिस जगह एनर्जी बना हुआ है, जहां रुका हुआ है, वहां से एनर्जी को लाकर कोशिका के संपर्क से लाकर जहां पर एनर्जी खत्म हो रहा है वहां पर ला करके देना इनका काम है। अर्थात शरीर में पूरा ऊर्जा का संतुलन करने का काम कौन करता है, संतुलित रखने का काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का कोशिका के अंतर्गत दिखता है। और अब बात आता है नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे बात लाइसोसोम का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, अर्थात सुसाइड बैग भी कहा जाता है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आता है बात लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या होता है, ये लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर उपस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का सबसे पहले खोजकर्ता की बात करें तो क्रिश्चियन डी डवे इनका खोज किया था 1958 ईस्वी में। क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम का क्या किया था, खोज किया था। और लाइसोसोम दिखने में कुछ इस प्रकार का, अब आप देख रहे होंगे कि इसके चारों ओर एक झिल्ली लगा हुआ है, अर्थात ये जो घेरा लगा हुआ है इसी को झिल्ली कहा जाता है। ये झिल्ली लगा हुआ है, तो लाइसोसोम जो है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, और बंद होना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित है पदार्थ वह बहुत ही खतरनाक होता है। और ये जो होता है आत्महत्या की थैली इसको कहा जाने का बहुत बड़ा रीजन है। आपको बता दें इसके अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है, ये जो पदार्थ है इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है वह बहुत ही पावरफुल होता है, खतरनाक होता है। अगर इसका मात्रा थोड़ा सा भी अगर ये बाहर अगर इस तरह से फट जाता है, निकल जाता है, तो यह पूरी कोशिकाओं को नष्ट करने का, जिस कोशिकाओं में ये प्रेजेंट रहेगा उस कोशिका को नष्ट करने का इसके अंदर क्षमता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसे। ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। तो वह कोशिकांग कौन है, लाइसोसोम है। और इसका कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जिस प्रकार से मान लिया जाए ये कोशिका है, ठीक है, यहाँ केंद्रक है और ये लाइसोसोम इस तरफ साइड में रखा हुआ है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे आप कोशिकांग पाए जाते हैं। उस कोशिकांग का जो टूटा फूटा भाग होता है इन सभी का पाचन ये कर लेता है, क्योंकि वो टूटा फूटा भाग इस कोशिका के अंदर जो है इस जीव द्रव्य में जो उपस्थित होता है वह एक कचरा के समान हो जाता है, वह एक गंदगी के समान हो जाता है। तो गंदगी का साफ करने का जिम्मेवारी लाइसोसोम को दिया गया है। अर्थात कोशिका के अंतर्गत ये लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का साफ सफाई करने का काम लाइसोसोम का है। और टूटे फूटे अंग का ये तो पाचन कर देता है, साथ ही साथ जीवाणु एवं वायरस, कई प्रकार के जीवाणु एवं वायरस से हम लोग प्रत्येक दिन स्पर्श होते हैं, प्रत्येक दिन इसके स्पर्श में आते हैं। और संयोग वश अगर ये कोशिकाओं के भीतर पहुंच जाते हैं तो वहां भी ये लाइसोसोम उन जीवाणुओं से हमारे शरीर को, अर्थात हमारे इस कोशिका को रक्षा करता है, जिससे खुद ब खुद हमारे शरीर का रक्षा हो जाता है। अर्थात लाइसोसोम बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट करना, और समय पड़ा इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि लाइसोसोम को मजबूरन अपने कोशिका को ही नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वह हमारे लिए हानिकारक हो। इसलिए लाइसोसोम उस जीव द्रव्य को, इसमें उपस्थित पूर्ण रूप से जीव द्रव्य को नष्ट करने का क्षमता रखता है और आवश्यकता अनुसार ये अपना शक्ति का प्रयोग भी करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब हम उस कोशिकांग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्या प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर को जो कार्य करने की क्षमता अर्थात जो ऊर्जा प्रदान करती है यही कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना जब देखा गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में तो ये धागे नुमा दिखाई दिया, ये धागे नुमा दिखाई दे रहा था। जंतु कोशिकाओं में इसकी संख्या जो होता है 10,000 से ज्यादा होता है। और
पादप कोशिका में इसकी संख्या जो है इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि जंतु कोशिका में इसकी संख्या होती है। और इसका सबसे बड़ी बात है क्या डीएनए जो होता है वो केवल केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद इसका डीएनए होता है और एक जगह केवल लवण में, लवण और माइटोकॉन्ड्रिया यही दोनों में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, बाद बाकी किसी कोशिकांग में नहीं होता है। और केंद्रक में तो खैर होता ही है। और इसका संरचना कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर कुछ इस प्रकार दिखती है। और इस प्रकार का कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर दिखता है। और ये जो देख रहे हैं इसके अंदर में जो द्रव भरा हुआ है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इस द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये इसी में जो है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। यहीं पर सबसे पहला जो काम है भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण यहीं पर होता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद जब भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि ढेर ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे हम लोगों को कार्य करने की क्षमता मिलती है। कोई भी कार्य करते हैं हम लोग इन्हीं का ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और इसलिए इसको जो यहाँ पर जो कोशिका में जो है कि कोशिका के इस अंग में ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ इसलिए इसे कहा जाता है क्या ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो यहाँ से ढेर सारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ऊर्जा जो उत्पादन होता है उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करने का कार्य करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को संचित रखता है। और इसी ऊर्जा का उपयोग जब नया कोशिका का निर्माण होता है तो वहां पर इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उस दूसरे कोशिका को निर्मित करने के लिए। और इससे क्या होता है एक नए कोशिका का निर्माण हो पाता है और सेम यही प्रोसेस उस दूसरे कोशिका में भी होना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे के बारे में, जैसे केंद्रक क्या होता है और भी बहुत सारे कोशिकांग के बारे में जानेंगे, आरएनए, डीएनए और भी बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो से आपको बहुत ही बड़ी शिक्षा मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दें। और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।